आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है आईआर स्पेक्ट्रो के बारे में। आईआर का अगर पूरा नाम लूँ तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। अच्छा, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जब मैंने आपको स्पेक्ट्रम के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था, तो मैंने क्या कहा था? देखो यहाँ पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी आप यूवी का बेसिक प्रिंसिपल यूज करते हो। यूवी का बेसिक प्रिंसिपल किस तरह है? एक सैंपल होगा, एक सैंपल होगा, ठीक है। उस पे क्या डाली जाएंगी? उस पे आईआर रेडिएशंस डाली जाएंगी, आईआर की रेडिएशंस डाली जाएंगी। वो सैंपल क्या करेगा? कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेगा और जिनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उनको ट्रांसमिट कर देगा। यहीं से आपको ट्रांसमिटेंस एंड ऑब्जॉर्बेंस देखना पड़ेगा कि कितना ट्रांसमिट हुई, कितना एब्जॉर्ब हुई रेडिएशंस। बस फर्क क्या आता है? यहाँ पे आप आईआर रेडिएशन डालते हो। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ध्यान हो तो यूवी रेडिएशंस, उसके बाद विजिबल, उसके बाद आईआर, फिर माइक्रो और फिर रेडियो। और यूवी से पहले एक्सरे और यहाँ गामा रे और यहाँ कॉस्मिक आता है। फिर ये होता है सीक्वेंस, ठीक है। तो जैसे जैसे हम कॉस्मिक की तरफ जाते हैं एनर्जी जो है बढ़ती है, जैसे जैसे हम रेडियो वेव्स की तरफ जाते हैं तो एनर्जी क्या होता है? घटती है। तो आप यहां से देख के ये पता लगा सकते हो कि यूवी विजिबल में जो आपने रेडिएशंस यूज की उनकी एनर्जी क्या है? ज्यादा है, मोर एनर्जी की रेडिएशंस यूज की। और आईआर में जो आप रेडिएशन या आईआर रेडिएशन जो आप यहाँ यूज कर रहे हो उनकी क्या होगी? उनकी एनर्जी जो है वो कम होगी, ठीक है। एक बात तो ये पता लगती है। अच्छा, एनर्जी घटती है तो क्योंकि वेवलेंथ एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इसलिए वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती है। तो यूवी में आप जो वेवलेंथ ले रहे थे वो कम थी, यहाँ पे जो वेवलेंथ लोगे वो ज्यादा लोगे। अच्छा, इस बात को समझने के लिए कि वेवलेंथ यूवी में कम थी आईआर में ज्यादा है, मैं ऐसा कहता हूं यूवी में जो वेवलेंथ ली थी वो नैनोमीटर में ली थी, आईआर में जो वेवलेंथ लोगे वो माइक्रोमीटर में लोगे। अच्छा, नैनोमीटर आपको पता है नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻⁹ मीटर। माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर। यहां से भी आप देख सकते हो कि -6 मीटर क्योंकि बड़ा होता है इसलिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वेवलेंथ वैल्यूज है वो ज्यादा है। -9 मीटर क्योंकि छोटा होता है तो यूवी में जो वेवलेंथ है वो कम है, और वेवलेंथ कम है तो यूवी में एनर्जी ज्यादा है, आईआर में एनर्जी कम है। इस बात को आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। अगर मैं रेडिएशंस की एनर्जी की बात करूं, अगर मैं रेडिएशंस की एनर्जी की बात करूं तो यूवी में जो आपने आईआर में जो आपने रेडिएशंस डाली, जो आपने आईआर रेडिएशन पॉल कराई मॉलिक्यूल पे, वो 2 से 10 किलो कैलोरी की होती है। 2 से 10 किलो कैलोरी की, बहुत कम अमाउंट की रेडिएशंस होती है, इनकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। इसलिए इसकी इनकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। ये तो थी थोड़ी बेसिक सी बात कि हम सैंपल पे आईआर रेडिएशंस डालते हैं, वहां से ट्रांसमिटेंस एब्जॉर्बेंस वगैरह देखा जाता है, आईआर रेडिएशंस की एनर्जी कम होती है इसलिए उनकी वेवलेंथ ज्यादा हो जाती है। अब मैं ये बात करता हूं कि इस एनर्जी के कम होने से होगा क्या। और मैंने वहां पे एक बात और कही थी कि यूवी के बेसिक प्रिंसिपल की तरह ही आईआर का बेसिक प्रिंसिपल चलता है। तो ऐसा होगा क्या? देखो मैं इसको क्लियर करता हूं। अगर आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी ध्यान से पढ़ी थी तो मैंने यूवी में ये कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल में 3 तरह के एनर्जी लेवल होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ठीक है, जिनको मैं नाम दूंगा E0, E1, E2 से। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में होते हैं बहुत सारे
वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, जिनको मान लो मैंने V1 V2 ऐसे दिया, ठीक है, ऐसे ही वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स दिखाए। और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में होते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं कम ही दिखा सकता हूँ क्योंकि गैप कम है, तो इनफाइनाइट नंबर आते हैं ब्लू वाले रोटेशनल एनर्जी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या था, जो हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन था। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कैसे, एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रहा था। लेकिन यहां पे ध्यान देना, जब ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हुआ था तो जो यूवी रेडिएशन आपने यूज की थी उनकी एनर्जी ज्यादा थी, मोर एनर्जी ऑफ रेडिएशंस। इस बात को ध्यान करना, रेडिएशंस की एनर्जी ज्यादा थी जो यूवी रेडिएशन आपने यूज की थी। लेकिन आईआर में क्या किया, आईआर में आपने लेस एनर्जी की रेडिएशन ली, लेस एनर्जी ऑफ रेडिएशंस। और जब रेडिएशंस की एनर्जी कम कर दी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ट्रांजिशन किस तरीके से होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन होगा किसी रोटेशनल एनर्जी लेवल में या किसी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में। तो मैं ऐसा कहूंगा कि क्योंकि आप आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कम एनर्जी की ट्रांजिशंस ले रहे हो, सॉरी कम एनर्जी की रेडिएशंस ले रहे हो, रेडिएशंस कम एनर्जी के लिए, तो यहाँ पे ट्रांजिशन भी सिर्फ या तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में होगा या रोटेशनल एनर्जी लेवल में होगा। और इसलिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। आईआर स्पेक्ट्रो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये 2 नंबर का, व्हाई आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी whereas UV स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मैं लिखूंगा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज also known as vibrational rotational spectroscopy because in IR only vibrational and rotational transitions are possible. Vibrational and rotational transitions are possible, ठीक है। क्योंकि सिर्फ वाइब्रेशनल रोटेशनल ट्रांजिशन है इसलिए इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं आईआर का यूज क्या है। अगर बहुत ही आपसे सीधा ये पूछ ले कि भाई आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल में आप क्या लिखोगे, तो आप ये कहोगे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बहुत ही रिलायबल, बहुत ही अच्छा टूल है। क्या ये स्पेक्ट्रोस्कोपी को क्या कहते हैं हम, टूल कहते हैं। किस चीज का टूल, स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के लिए, स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के लिए। और स्ट्रक्चर में भी ये क्या डिटरमाइन करता है, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज ए वेरी कन्वीनियंट एंड रिलायबल टूल टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप इन ए कंपाउंड। आपके पास मान लो कोई अननोन कंपाउंड है, आपको नहीं पता उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, आप ये कैसे पता लगा सकते हो, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, अच्छा अगर फंक्शनल ग्रुप पता लगा रहे हो तो इनडायरेक्टली आप कंपाउंड का स्ट्रक्चर ही पता लगा रहे हो। तो इसलिए जब मेजॉरिटी बात होती है तो ऐसे कह देते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्ट्रक्चर डिटरमाइन करती है, और जब हम थोड़ा और डीप में जाते हैं तो ये कह देते हैं कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए। कि मान लो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं,
IR बता देगा उसमें कार्बोनिल है, उसमें साइनाइड है, उसमें इमीन है, उसमें एल्कोहल है, उसमें अमीन है, उसमें एल्केन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है। कैसा भी फंक्शनल ग्रुप हो, एसिड हो, एस्टर हो, एनाइड्राइड हो, अमाइड हो, कुछ भी हो, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज्यादा हेल्प करती है किसी भी कंपाउंड में उसका फंक्शनल, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको डिटरमाइन करने में। अच्छा, इसलिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को ये कहा जाता है कि IR स्पेक्ट्रो इज ए, देखना आपको बुक्स में क्या लैंग्वेज लिखी मिलेगी कि IR स्पेक्ट्रो इज द रैपिड, simplest and most reliable technique to assign a compound into its class। ठीक है, क्लास में असाइन करने का मतलब क्या है? जैसे हम जब मान लो कुछ बच्चे आते हैं हमारे पास, तो हम ये कहते हैं ये अच्छा बच्चा है, ये अलग बच्चा है, इसको थोड़ी और मेहनत की जरूरत है। ऐसे ही IR स्पेक्ट्रोस्कोपी किसी भी कंपाउंड को उसके क्लास में असाइन करती है, और क्लास में असाइन करने का मतलब है उसका फंक्शनल ग्रुप में असाइन करना। भाई जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो भी तो एक क्लास ही होते हैं कि ये एस्टर है, ये अमाइड है, इसको एनाइड्राइड की कैटेगरी में रखो, इसको अल्कोहल की कैटेगरी में रखो, इसको फिनोल कहो, इसको एरोमेटिक कंपाउंड कहो। तो ये सब क्लासेस हैं, और इन सभी क्लासेस में किसी कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे कैटेगराइज करेंगे? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को इस बात में डाउट हो तो मुझे बताएं। नो सर। देखो अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि IR स्पेक्ट्रो में आपने क्या किया, मॉलिक्यूल को उसकी क्लास में असाइन कर दिया कि उसका फंक्शनल ग्रुप, और मेजरली आपसे पूछेगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, ठीक है। आपको ज्यादातर कहीं भी किसी भी बड़े लेवल पे क्वेश्चन में चले जाना, चाहे वो नेट का हो, चाहे वो UPSC का हो, चाहे किसी कोई एग्जाम हो, कितना ही बड़े से बड़ा एग्जाम हो, कितना ही छोटे से छोटा एग्जाम हो, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो मेजर एप्लीकेशन वो शो करेगा वो फंक्शनल ग्रुप डिटर्मिनेशन में शो करेगा। अच्छा, इसके अलावा इसकी क्या क्या एप्लीकेशन आती है? स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन तो हम कह ही रहे हैं कि स्ट्रक्चर के बारे में तो ये बता ही सकता है। इसके अलावा क्या बता सकता है? ये किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री के बारे में बता सकता है, ठीक है। ये किसी मॉलिक्यूल में प्योरिटी के बारे में बता सकता है, ये किसी मॉलिक्यूल में प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बारे में बता सकता है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसी मॉलिक्यूल में ये स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बता सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बता सकता है। तो बहुत सारी और एप्लीकेशन भी होती हैं, स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना, प्योरिटी डिटरमाइन करना, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन बताना, सिमेट्री बताना, स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताना, अलग अलग एप्लीकेशन होती है, अलग अलग जगह यूज करते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी बताता है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इस तरीके से हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत ही वाइडली यूज कर सकते हैं। देखना मैं इससे आगे चलता हूं। अब मैं ये कहता हूँ, आपने क्या किया था, आपने ये कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल में अगर आपको IR स्पेक्ट्रा देखना है तो क्या होंगी, वाइब्रेशनल और रोटेशनल ट्रांजिशन होंगी। देखना ये मैंने बनाए थे, ये मैंने कहा वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, और इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल है, ठीक है, बहुत सारे रोटेशनल एनर्जी लेवल है। अब इस बात को समझना, अगर मॉलिक्यूल में सिर्फ वाइब्रेशनल या सिर्फ रोटेशनल ट्रांजिशन हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं हो रहा। कई बार ये कंफ्यूज करने के लिए पूछता है, या किसी वाइवा में आपसे पूछ लिया
कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है? क्या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल बदलता है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल तब बदलता है जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रही हो, लेकिन आईआर में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होती, सिर्फ वाइब्रेशनल या फिर रोटेशनल ट्रांजिशन होती है। वाइब्रेशनल या फिर रोटेशनल ट्रांजिशन होती है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, नो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन आईआर। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होती, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ आएगा तो वाइब्रेशनल में आएगा और रोटेशनल में आएगा। बात समझ आ रही है ये? ठीक है। अब एक चीज बताना, ये वाइब्रेशनल और रोटेशनल में जो चेंज आया है, ये चेंज कब आया है? जब आपने कोई सैंपल लिया और उस पे आईआर रेडिएशन फॉल कराई, तभी तो ये वाइब्रेशनल या फिर ये रोटेशनल चेंज आया। अब एक चीज समझना, ये वाइब्रेशनल रोटेशनल चेंज एनर्जी के एब्जॉर्ब करने से आया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से ये चेंज आया है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताना, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की तो उसकी कुछ मुझे बताना वेवलेंथ भी होगी, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और कुछ वेव नंबर भी होगा, क्योंकि एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और 1/λ क्योंकि न्यू बार होता है वेव नंबर एच सी न्यू बार। तो ये चार क्वांटिटी एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। कौन कौन सी? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर। मैं लिखता हूं, ये है वेव नंबर, यहां पे है ये वेवलेंथ, ठीक है, ये होता है फ्रीक्वेंसी, और यहां पे होता है, ये क्या होता है? एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी होता है। अब ये अगर यूनिट्स की बात करें तो वेव नंबर की यूनिट क्या होती है? अगर किसी को पता हो वेव नंबर की यूनिट, मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। वेवलेंथ क्या होती है? एक लेंथ होती है, इसकी यूनिट मीटर होती है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, और एनर्जी को जूल में दिखाते हो या कैलोरीज में दिखाते हो। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, यूनिट्स क्यों बताई है? क्योंकि देखो, एनर्जी एब्जॉर्ब की, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की उसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी, कुछ वेव नंबर भी होगी, और कुछ फ्रीक्वेंसी भी होगी। आईआर यूवी में जब आप यूज करते थे, वो आप वेवलेंथ यूज करते थे, वेवलेंथ। ठीक है। आईआर में जो यूज करोगे वो यूज करोगे वेव नंबर, वेव नंबर। और यहां से मैं ऐसा कहूंगा कि जो आईआर रेडिएशंस आपने यूज की हैं उनकी कुछ रेंज है भाई, कुछ रेंज तो होगी। जैसे यूवी की अगर मैं बात करूं तो आपने रेंज कितनी डिसाइड की थी? 10 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक लेके गए थे, कहीं 780 होता है, कहीं 800 होता है ना? ये रेंज थी यूवी की वेवलेंथ के टर्म्स में, इसको एनर्जी के टर्म्स में भी कह सकते थे। ठीक है। ऐसे ही जो आईआर रेडिएशंस आपने दी हैं उनकी भी कुछ एनर्जी के टर्म्स में रेंज होगी, जिसको मैंने कितना कहा था? 2 से 10 किलो कैलोरी अभी कहा था ना। और इतने एनर्जी की अगर रेडिएशंस यूज हो रही है तो कुछ वेव नंबर भी होगा, और वो कहलाएगा रेंज ऑफ आईआर रेडिएशन। ठीक है। आईआर रेडिएशन किस रेंज की यूज की जाती है? ठीक है। अगर इसकी बात करें तो आईआर रेडिएशन जो यूज की जाती है वो यूज की जाती है 12500 सेंटीमीटर इनवर्स। सेंटीमीटर इनवर्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वेव नंबर की यूनिट या तो सेंटीमीटर इनवर्स होती है या मीटर इनवर्स होती है। हम यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स में यूज करके चलते हैं। तो इसकी रेंज कितनी आती है? 12500 सेंटीमीटर इनवर्स से
50 सेंटीमीटर इनवर्स। 12500 सेंटीमीटर इनवर्स से 50 सेंटीमीटर इनवर्स। अब मुझे एक बात बताना, और वो बात मैं क्या पूछना चाहता हूं कि अगर मैं वेव नंबर इतना ले रहा हूं, ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि 12500 सेंटीमीटर इनवर्स वाले की एनर्जी ज्यादा होगी या 50 सेंटीमीटर इनवर्स वाले की एनर्जी ज्यादा होगी, एक बार मुझे बता दे कोई एक बच्चा, एनर्जी के टर्म्स में कौन सी रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा है? 12500। एग्जैक्टली 12500 वाले की। क्यों? एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वेव नंबर के, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वेव नंबर के, और क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के, तो जो 12500 है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जो 50 सेंटीमीटर इनवर्स है उसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है। अच्छा, एक बात तुझे मुझे और बताना कि अगर 50 सेंटीमीटर इनवर्स वाले की एनर्जी कम है, चलो इसको मैं क्लियर करता हूं, किसी बच्चे को इसमें डाउट है तो मुझे बताए ना, तो मैं आगे चलूं। नो सर। मैं इसको क्लियर करता हूं। देखो, मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि आपने वेव नंबर लिया, कितना लिया? जो आईआर रेडिएशन का यूज हो रहा है 12500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेके 50 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। अच्छा, मुझे बताना, मैंने अभी पूछा था 12500 सेंटीमीटर इनवर्स की क्या है? एनर्जी वैल्यू ज्यादा है, और 50 सेंटीमीटर इनवर्स वाले की एनर्जी वैल्यू क्या है? कम है, एनर्जी वैल्यू कम है। अब मैं वापस अपने इस पे आता हूं, एक बार देखना मैंने क्या लिया था, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में मैं थोड़े सेपरेटेड वाइब्रेशनल दिखाता हूं, ऐसे वाइब्रेशनल V1 V2 V3, और इन वाइब्रेशनल के बीच में मैं रोटेशनल दिखाता हूं R1 R2। ये क्या है? रोटेशनल है। ठीक है। ये ब्लू वाले कैसे हैं? वाइब्रेशनल है। अब मुझे एक बात बताना, अगर मैं 50 सेंटीमीटर इनवर्स, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हो रहा था? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो तरह की ट्रांजिशन हो रही थी। एक तरह की ट्रांजिशन को मैं ऐसे दिखाऊं, वाइब्रेशनल, एक रोटेशनल से दूसरे रोटेशनल में। ठीक है। और एक तरह की ट्रांजिशन को मैं ऐसे दिखाऊं कि एक वाइब्रेशनल से दूसरे वाइब्रेशनल में। ये ग्रीन कलर से जो मैंने बताया, ये क्या होगा? रोटेशनल ट्रांजिशन, रोटेशनल ट्रांजिशन। ठीक है। और जो मैंने रेड कलर से दिखाया ट्रांजिशन, उसको मैं क्या कहूंगा? वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। मुझे एक बात बताओ, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए कि रोटेशनल के लिए? वाइब्रेशन। हाँ एग्जैक्टली, देख लो यहाँ पे, रेड वाले के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ग्रीन वाले के लिए कम। तो जैसे जैसे आप लोअर एनर्जी की तरफ जाते जाते हो ना, यहाँ पे रोटेशनल ट्रांजिशन होने लग जाती है। ठीक है। और जैसे जैसे आप हायर की तरफ जाते हो तो वहां वाइब्रेशनल होती है। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना, वाइब्रेशनल। अच्छा, एक चीज और बताना, अगर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन हुई है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं रोटेशनल ट्रांजिशन भी हुई है? क्योंकि भाई यस सर। जब छोटी सीढ़ियां चढ़ के जाओगे, छोटी सीढ़ियां चढ़ के जाओगे जब ही तो बड़ी सीढ़ी को पार करोगे। तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन अगर हुई है तो रोटेशनल भी हुई है। लेकिन अगर रोटेशनल हुई है तो जरूरी नहीं है वाइब्रेशन हुई है या नहीं हुई है, दोनों पॉसिबिलिटी है। इस चीज का ध्यान रखना, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन एज वेल एज रोटेशनल ट्रांजिशन। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है ये, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि वाइब्रेशनल के साथ रोटेशनल हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। अब देखना, ये ये जो 12500 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स आपने डिसाइड किया, अब मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा। अब मैं इसको तीन पार्ट में डिवाइड करूंगा।
ठीक है, एक मैं लूंगा 12,500 से 4,000, एक मैं लूंगा 4,000 से 667, और एक 667 से लूंगा 50, और सारी वैल्यूज ये सेंटीमीटर इनवर्स, सारी वैल्यूज ये सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है, जो ये 12,500 से 4,000 होता है ये तो कहलाता है नियर IR। ठीक है, इसको ओवरटोन रीजन भी कहते हैं, इसको ओवरटोन रीजन भी कहता है। इस 667 से 500 वाले 50 वाले को कहते हैं फार IR। ठीक है, और इसको 4,000 से 667 वाले को कहते हैं मिडल IR। जो हमारे लिए मोस्ट यूजफुल होता है ना, वो ये मिडल IR होता है, सबसे ज्यादा यूजफुल 4,000 से 667 वाला। इस 4,000 से 667 वाले को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में। एक तो होता है 4,000 से 1,400 और 1,400 से 667, 4,000 to 1,400 and 1,400 to 667 सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, यहाँ पे भी मैं लिखूंगा सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, ये जो 4,000 से 1,400 होता है इसको कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप रीजन। ठीक है, और ये जो 1,400 से 667 का होता है इसको कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन, फिंगरप्रिंट रीजन, इसको फिंगरप्रिंट रीजन। अच्छा, ये बात करेंगे क्यों ये हमारे लिए यूजफुल होता है, क्यों फंक्शनल ग्रुप और फिंगरप्रिंट वाले को ही ज्यादा ध्यान देते हैं। मुझे एक चीज बताना, इस फार IR में क्योंकि एनर्जी कम है, क्योंकि एनर्जी कम है, इसको मैं प्योर रोटेशनल कहूं? बताओ, ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. क्यों मैं इसको प्योर रोटेशनल कहूं? क्योंकि एनर्जी कम है। अभी मैंने यहाँ पे देखो कहा था एनर्जी कम है तो रोटेशनल ट्रांजिशन होगी, ये रीजन प्योर रोटेशनल ट्रांजिशन वाला आता है, ये रीजन ओवरटोन वाला आता है, ओवरटोन वाला। अच्छा, अगर यहीं पे ही आपको थोड़ा सा आइडिया दूं ओवरटोन का, तो देखो मैंने आप लोगों को ये कह रखा है कि एक मॉलिक्यूल में एक दो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में बहुत सारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। देखना, इसको मैं यहां से एक बार हटा के इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा और बनाता हूं, और मैं ये कहता हूं कि मैंने आपको ये कहा अगर ये दो मैं इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मानूं E0 और E1, तो इनके बीच में बहुत सारे वाइब्रेशनल हैं, बहुत सारे वाइब्रेशनल हैं। ठीक है, अच्छा जब सिलेक्शन रूल पढ़ोगे ना, सिलेक्शन रूल मान लो ये V1 है और ये V2 है, ये V3 लिया, ये V4 लिया, ये V5 लिया। मुझे एक बात बताना, जब इस हायर एनर्जी वाले रीजन में आओगे 12,500 की तरफ आओगे, जब एनर्जी ज्यादा है तो मुझे बताना ओवर वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ज्यादा होगी, ये बताओ, वाइब्रेशनल ट्रांजिशन ज्यादा होगी। Yes, sir. ठीक है, यस सर। एक चीज देखना, यहाँ पे जब हम सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे ना, तो जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होता है ना उसका +-1 का डिफरेंस अलाउड होता है। +-1 का डिफरेंस कैसे? जैसे यहां से ट्रांजिशन की यहां चले गए, ये 1 का डिफरेंस है, 1 से 2 पे गए, 2 से कहां चले गए, 3 पे चले गए, 3 से 4 पे चले गए। ठीक है, ये जो सिंगल ट्रांजिशन के लिए +-1 के चेंज के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो एनर्जी 667 से 4,000 के बीच में खत्म हो जाती है। तो 4,000 के बाद क्या आता है? 4,000 के बाद ये +-2 +-3 ऐसे डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। जैसे पहले से गए तीसरे पे,
पहले से गए चौथे पे, पहले से गए पांचवे पे। अच्छा, ये हमारे लिए इतने ज्यादा यूजफुल नहीं होते और इनको हम ओवरटोन कहते हैं। मुझे एक चीज और बताना, अगर पहले से दूसरे पे जाने के लिए मुझे मान लो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स वाली रेडिएशन लगी, तो पहले से तीसरे पे जाने के लिए क्या मैं ऐसा मान सकता हूं 8000 वाली लगेगी? अप्रोक्सीमेटली दुगना अमाउंट लगेगा। बताओ। Yes, sir. तो ये हमारे यस सर। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना समझना पड़ेगा कि ये हमारे लिए यूजफुल नहीं बनेगा, और यही यही डबल ट्रिपल अमाउंट होना, इतना चेंज होना, यही ओवरटोन का कारण बनेगा। लेकिन अभी के लिए हमें इतना समझना है कि ये नियर IR 4000 से बाद वाला रीजन क्या आएगा? ओवरटोन का है। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का कब आएगा? जब +-1 का चेंज है, +-1 का ट्रांजिशन है। और +-1 का ट्रांजिशन मैंने कब दिखाया? जब 1 से 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है, किसी से भी किस में हो, लेकिन +-1। इस चीज का ध्यान रखो। ठीक है। देखो भाई, मैं आप लोगों को क्या कह रहा था? मैंने ये कहा था कि 12500 से 50 सेंटीमीटर इनवर्स वाली जो रेंज है, इसको आपने 3 पार्ट में डिवाइड कर। ठीक है। हमारे लिए मोस्ट यूजफुल क्या है? हमारे लिए मोस्ट यूजफुल है जो 4000 से 667 वाली। अब हम इसका डिस्कशन करते हैं, 4000 से 667 वाली का डिस्कशन। मैं ऐसे कहता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके बना लेता हूँ। इस 4000 से 667 वाली को, इसको आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। किसको? 4000 से 667। एक आपने कहा था फंक्शनल ग्रुप रीजन, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। और एक आपने कहा था फिंगरप्रिंट। जैसे ये 1400 की रेंज थी, 4000 से 1400 सेंटीमीटर इनवर्स आया था फंक्शनल ग्रुप, 1400 से 667 सेंटीमीटर इनवर्स आया फिंगरप्रिंट रीजन। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिंगरप्रिंट रीजन तो हम बिल्कुल ऐसे कहते हैं कि जैसे किसी इंसान के फिंगरप्रिंट होते हैं ना, वैसे ही मॉलिक्यूल के फिंगरप्रिंट होते हैं। ठीक है। जैसे मैं दो कंपाउंड्स लेता हूं, एक कंपाउंड लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, और एक कंपाउंड लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है। आपके लिए ये अननोन कंपाउंड है, आपको नहीं पता। वैसे तो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया इनके, लेकिन आपको नहीं पता। आपको एक कंपाउंड दिया ये A, एक कंपाउंड दिया B, और अब आप इन दोनों कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस डिटरमाइन करनी है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। ठीक है। देखो, इसमें कार्बोनिल है, कार्बोनिल किसका? एल्डिहाइड का। ठीक है। और ये B वाला जो लिया, इसमें भी क्या है? कार्बोनिल है। तो इस कार्बोनिल का स्पेक्ट्रा कहाँ आएगा? इस फंक्शनल ग्रुप में आएगा। कार्बोनिल का कहाँ आता है? 1750 1700 की रेंज में आता है। मान लो यहाँ 1700 है, 1700 से 1800 की रेंज में क्या आ गया? ये कार्बोनिल का स्पेक्ट्रा आ गया। ठीक है। क्योंकि इन दोनों कंपाउंड्स A और B कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप में A और B का स्पेक्ट्रा सेम हो सकता है, सेम हो सकता है। क्या कहा मैंने? फंक्शन, दो ऐसे कंपाउंड आपने लिए जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है। अब जब आपने उनका IR स्पेक्ट्रा ड्रॉ किया, तो जो फंक्शनल ग्रुप रीजन है, क्योंकि उन कंपाउंड्स में सेम फंक्शनल ग्रुप है, उस फंक्शनल ग्रुप रीजन में उन दोनों कंपाउंड्स का स्पेक्ट्रा सेम हो सकता है। ठीक है। सेम फंक्शनल ग्रुप है भाई। इसका इसका भी कार्बोनिल 1725 दे दे, इसका भी कार्बोनिल 1700 कितना दे दे? इसका 1725 दे दे, इसका भी 1725 दे दे। अपनी तरफ से हाइपोथेटिकल वैल्यू मान के चलाऊं मैं। ठीक है। सेम दे दे। लेकिन फिंगरप्रिंट रीजन में जैसे ही आओगे ना, ए वाले का स्पेक्ट्रा आपको अलग देखने को मिलेगा, बी वाले का स्पेक्ट्रा अलग मिलेगा।
यानी two compounds having same functional group may have same IR spectra in functional group region. दो कंपाउंड जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है उनका फंक्शनल ग्रुप रीजन में स्पेक्ट्रा सेम हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो कंपाउंड सेम नहीं है इसलिए उनका फिंगरप्रिंट रीजन में स्पेक्ट्रा सेम नहीं होगा। इसको फिंगरप्रिंट भी बाद में नाम दिया था। तो अच्छा, ए और बी का स्पेक्ट्रा मैं कहता हूं 1400 से 667 वाली रेंज में, इस रेंज में सेम नहीं है, सेम नहीं है। तो मुझे बताना ए के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा बन जाएगा और बी के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा बन जाएगा। और इसी तरह चाहे मैं 5 कंपाउंड कंपेयर कर लूं ए बी सी डी जिनमें सभी में कार्बोनिल है, सबका स्पेक्ट्रा फंक्शनल ग्रुप में सेम मिल सकता है, लेकिन फिंगरप्रिंट में कभी भी सेम स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा, आईआर स्पेक्ट्रा। और वो इसलिए ही नहीं मिलता क्योंकि 1400 से 667 वाली ये जो रेंज होती है इसमें हर मॉलिक्यूल का अलग स्पेक्ट्रा आता है और वो उस मॉलिक्यूल की खुद की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। इस बात को हम इस तरह भी कहते हैं जैसे हर इंसान में 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 1 मुंह, सिर पे बाल, 2 हाथ, पैर, ठीक है। दूसरे भारतीय को देख लो, उसमें भी 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 1 सिर पे बाल, 2 हाथ, 2 पैर, सब कुछ सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम है। लेकिन फिंगरप्रिंट, हाथ के जो फिंगरप्रिंट होते हैं ना, चाहे 1 करोड़ जो 30 लाख पॉपुलेशन है ना, पूरे के पूरे को उठा के देख लो, सबके फिंगरप्रिंट अलग हैं। और यही बात मॉलिक्यूल्स के साथ होती है कि फंक्शनल ग्रुप बेशक सेम हो, फिंगरप्रिंट अलग ही आएगा।